हेलो एवरीवन। चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप उनमें से हैं जिनको बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में क्या हो रहा है वो जानने की इच्छा रहती है, तो हिट सब्सक्राइब अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और अगर आपने कर रखा है तो स्टे ट्यून्ड। और वीडियो थोड़ा डिटेल्ड होगा, लंबा होगा, तो एंड तक बने रहिए। ठीक है। आज की जो स्टोरी कवर करने जा रहा हूँ कि अपने बिग फोर के बारे में सबने सुना होगा। हाँ, जो चार कंपनीज ऑडिटिंग जायंट्स हैं, जैसे डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, जैसे प्राइस वाटर कूपर्स जिसका फुल फॉर्म है, अर्नस्ट एंड यंग, ईवाई जिसको कहते हैं, और केपीएमजी। इनको चाइना ने बहुत ट्रबल कर रखा है। रूटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो लास्ट वीक पब्लिश हुई थी, चाइनीज फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके खिलाफ नकेल कस रही है। और वो इसलिए कस रही है कि वो इनकी क्वालिटी ऑफ वर्क से खुश नहीं है, क्योंकि ये फर्म्स लोकल चाइनीज कंपनी ने उनको एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है। अब मेन इश्यू ये आता है कि वाई इज चाइनीज गवर्नमेंट सो कंसर्न अबाउट। तो देखिए, एक ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है वो किसी कंपनी की अनबायस्ड असेसमेंट करे और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करे। और उनका ये मोटिव होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स कैच करे, जैसे कि इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज तो नहीं है, रिस्की लोन्स तो नहीं है, एक्सेसिव बोरिंग तो नहीं कर रखी कंपनी ने, और कुछ भी फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रखी है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीजें एक ऑडिटर का काम होता है, स्टडी करना और उनको कैच करना। अब गवर्नमेंट हालांकि स्केप्टिकल है कि ये जो बिग फोर हैं वो जेन्युइनली अपना काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया होता तो कुछ ऐसी डब्ल्यूएस एक्टिविटीज ट्रैक करी है गवर्नमेंट ने, जिन्होंने इनको शक के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। तो एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट ने इनको कॉल किया है और इनके ऊपर क्वेश्चंस की बौछार कर दी है। और इनको बोला कि आप जवाब तो दीजिए, लेकिन हमें सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, उन जवाब के लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जो कि काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो अब इससे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है इतना पैरानॉइड तरीके से क्यों बिहेव कर रही है। इसका एक सिंगल लाइन में आंसर है कि गवर्नमेंट ये सब इसलिए कर रही है ताकि एवरग्रांडे जैसा कोई क्राइसिस दोबारा ना हो। अब शुरू से समझते हैं। मिड 90s में हुई का यान करके एक चाइनीज कंपनी के फाउंडर थे जिन्होंने एवरग्रांडे शुरू की थी। उन्होंने और एवरग्रांडे खोलना ही उनको चाइना का सबसे वेल्दिएस्ट इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में लाके खड़ा कर गया। अब हुआ क्या कि उस टाइम डर्ट चीप रेट्स पे सब्सटेंशियल डेट अवेलेबल था। तो हुई ने सोचा कि मैं अपनी कंपनी की अच्छी खासी एक्सपेंशन कर सकता हूँ, और थाउजेंड ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट उन्होंने अक्रॉस चाइना स्टार्ट कर दिए। और जिसकी वजह से कंपनी 2009 में पब्लिक भी हो गई, और जून 2023 में 109 स्क्वायर किलोमीटर इस कंपनी की उसमें थे, कस्टडी में थे, ओन करती थी ये कंपनी। तो हम ये कह सकते हैं कि हुई का जो एम्बिशियस विजन था और एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी ने एवरग्रांडे को चाइना का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डेवलपर बना के खड़ा कर दिया। अब अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सेसिबल क्रेडिट, हुई के पास कैश एट हैंड भी आ रहा था जो उन्होंने होम्स को प्री सेल करके कमाया था। फॉर कंटेक्स्ट, 2021 में 90% ऑफ जो घर थे चाइना में वो बनने से पहले बिक चुके थे। तो इस स्ट्रेटजी ने उनका कैश फ्लो मेंटेन रखा फॉर इयर्स, और जिसकी वजह से एवरग्रांडे नए नए लैंड खरीदती और नए नए प्रोजेक्ट शुरू करते गई। बट एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू द फ्लो। बट 2020 में चाइनीज गवर्नमेंट ने और एवरग्रांडे में थोड़ा सा कंसर्न हो गया, क्योंकि जो उनके ऊपर डेट लेवल था बहुत स्काई हाई था प्रॉपर्टी सेक्टर में, और जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली क्लैंप डाउन हुआ, वहां पे क्राइसिस भी आया, क्योंकि लैंडिंग जो थी बहुत रेकलेसली हो रही थी। अब हुआ क्या था कि इन रिस्पॉन्स 3 रेड लाइन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गवर्नमेंट ने, जिसमें डेट टू एसेट लिमिट सेट कर दी, डेट टू इक्विटी रेशियो लिमिट सेट कर देगी, कैश टू शॉर्ट टर्म डेट रेशियो सेट कर देगी। बट इन शॉर्ट ये बताता कि वो नंबर्स हैं जिससे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी पता लगती है, और ये इंश्योर किया जाता है कि कंपनी बहुत ज्यादा डेट ना ले एज कम्पेयर टू इट्स एसेट्स, इक्विटी और अवेलेबल कैश। और हुआ क्या, एवरग्रांडे ने तीनों की तीनों रेड लाइंस क्रॉस कर दी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने और बैंक्स ने सारे डेट जो मिलने के रास्ते थे वो इस कंपनी के लिए क्लोज कर दिए, जिसकी वजह से इनके जो प्रोजेक्ट्स थे जहां थे जैसे थे वहीं पे खड़े हो गए। और बाय 2021 एवरग्रांडे जो मोस्टली डेट पे ही अपने आप को स्केल कर रही थी और थोड़ा प्री सेल रेवेन्यू पे डिपेंडेंट कर रही थी, तो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाई, जिसकी वजह से 300 बिलियन डेट में आ गई वो। तो फॉर्मली इट डिफॉल्टेड ऑन दिसंबर 2021।
तो जिससे लिक्विडिटी क्राइसिस स्टार्ट हो गया। इन अदर वर्ड्स उनके हाथ में कोई कैश इन हैंड नहीं था। और चाइना की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मार्केट है वो कंट्रीब्यूट करती है 20 to 30% इन चाइनाज जीडीपी। तो एवरग्रांडे का जो डाउनफॉल हुआ उससे डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट हुआ, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर और पहले रियल एस्टेट सेक्टर ब्रॉडरली फॉल डाउन हुआ, उसके बाद ये चाइनीज इकोनॉमी को लीड हुआ एक किस्म का। बट अभी तक ये सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, रेपरकशंस और भी थे। और हुआ क्या कि जैसे नए घरों के प्राइसेस चाइनीज सिटीज में 1.3% ड्रॉप करके ईयर ऑन ईयर टिल अगस्त 23। और इसकी वजह से चाइना की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में भी थोड़ी किस्म की ब्रेक लगी। अब ये तो था कि हुआ क्या था। अब चाइना इस वजह से बिग फोर के पीछे क्यों है? वो इसलिए है कि पीडब्ल्यूसी करके एक बिग फोर्स में से एक कंपनी है जो चाइना का इस एवरग्रांडे ग्रुप का ऑफिशियल ऑडिटर था फॉर ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। और उन्होंने अर्ली 2023 में रिजाइन कर दिया। और ये वही पीरियड था जब कंपनी मासिव डेट्स एक्युमुलेट कर रही थी। अब हुआ क्या कि अपार्ट फ्रॉम डेट एवरग्रांडे ने अपनी सब्सिडरी थी एक उसकी कंपनी जिसका नाम हैंगड़ा था, काफी सारे अकाउंटिंग फ्रॉड्स भी किए अपने रेवेन्यूज को इन्फ्लेट करने के लिए, जो ऑलमोस्ट $78 बिलियन के आसपास स्केल करते थे बिटवीन 2016 to 20। और इससे क्या हुआ कि एक मिसलीडिंग पिक्चर क्रिएट होगी एवरग्रांडे की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए। इन्वेस्टर्स को ये लगता था कि कंपनी और ज्यादा प्रॉफिटेबल और स्टेबल है जितनी एक्चुअल में वो थी। और विद इन्फ्लेटेड रेवेन्यू एंड एसेट्स एवरग्रांडे ने इसी बेसिस पे और ज्यादा लोन्स लिए और ज्यादा फंडिंग ली। और जो मिस स्टेटमेंट्स इनिशियली मार्केट कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही थी और उसका स्टॉक प्राइस बूस्ट कर रही थी, वो इसी ने उनको गिरा दिया। अब नाउ एज ए ऑडिटर पीडब्ल्यूसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो एवरग्रांडे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ध्यान से देखे और एंश्योर करे कि वो कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं कि नहीं करते हैं। बट उन्होंने कभी भी एक सिंगल कंसर्न रेज नहीं किया और एवरग्रांडे अपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कंटिन्यू करता रहा। एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि चाइनीज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पीडब्ल्यूसी को रिस्पॉन्सिबल करार कर दिया इस पूरे फ्रॉड के लिए, क्योंकि वो एवरग्रांडे की फाइनेंशियल हेल्थ नहीं डिस्क्लोज कर पाए। और इसकी वजह सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, पीडब्ल्यूसी को एक बहुत मोटा फाइन भी पे करना पड़ा कि पीडब्ल्यूसी ने ये यू कैन से कि 400 मिलियन युआन में युआन बनाए थे एवरग्रांडे से और इसकी सब्सिडरी से 14 साल में, और 1 बिलियन युआन का तो उनको फाइन पे करना पड़ गया। ठीक है, तो दैट्स ओवर 1100 करोड़ ट्रांसलेटेड इनटू INR। और ये इकलौता आइसोलेटेड केस नहीं है, एक और केस ऐसा हुआ था जिस वजह से गवर्नमेंट इज एग्रेसिव ऑन बिग फोर। डेलॉइट को भी $30.8 मिलियन का फाइन देना पड़ा लास्ट ईयर टू प्रॉपरली असेस रॉन्ग एसेट मैनेजमेंट की एसेट क्वालिटी। एक और कंपनी थी और उसकी भी एसेट क्वालिटी को एनालाइज करने में डेलॉइट फेल्ड। और देर आर सदर और भी कुछ काफी ज्यादा ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें बिग फोर फर्म्स हैं जिनको चाइनीज कंपनीज ने अपने ऑडिटर बना रखा था, तो दे फेल टू गिव एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ अबाउट द कंपनी। और दैट्स व्हाई फाइनेंशियल फ्रॉड भी हुआ और चाइना की इकोनॉमी को भी हार्म हुआ। तो इससे कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि चाइनीज गवर्नमेंट रिएटरेट कर रही है, खास करके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज अब पीडब्ल्यूसी को उनकी ड्यूटी से रिलीव कर रहे हैं एज। और चाइना का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, उसने भी एवरग्रांडे ग्रुप पे 4.2 बिलियन युआन का ऑलमोस्ट फाइन किया है फॉर एलिजिबली फॉल्सिफाइंग देयर रेवेन्यू, और अपने इन्वेस्टर को डिसीव करने के लिए, लेंडर्स को डिसीव करने के लिए उनकी, ताकि उनकी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में नहीं पता लगा इस वजह से। और एज यू ऑल नो कि एवरग्रांडे एज ऑफ नाउ लिक्विडेट कर चुकी है, हो चुकी है एक बिड में। और बट क्वेश्चन एक ही है कि अगर बिग फोर फर्म्स पे इतने ज्यादा इल्जाम लग रहे हैं तो विल दे एबल टू रीगेन देयर ट्रस्ट जो किसी टाइम पे था उनका, चाइना में भी और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी भी। तो वेल वी विल हैव वेट एंड सी। अंटिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।